लड़ाई नहीं होती है। ओके, सो राइज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द इंडियन स्टेट्स अभी तक हम लोग देख रहे थे, वो था बंगाल। तो बंगाल के अंदर पहले जो रेड डॉट था, यहाँ पे आपका ट्रैफिक सिग्नल बंद था, वो क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे मैसूर की, मराठास की, और इसके बाद थोड़ी बात करेंगे 6 स्टेट की। ओके, तो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है कि मैप के अंदर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया है कि यहाँ पे तुम अपना आवागमन कर सकते हो आराम से। दूसरा स्टेट है मैसूर। इसके साथ 2 जेंटलमैन के नाम बहुत जोड़े जाते हैं, एक है हैदर अली और दूसरे है टीपू सुल्तान। मैसूर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था मेडिवल इंडिया के अंदर 15-16 सेंचुरी के अंदर। दैट टाइम उसका पार्ट था। फिर लेटर ऑन थोड़ा बहुत मुगल साम्राज्य के अंदर भी आया, फिर थोड़ी बहुत चली नहीं चली, उसके अंदर से ही बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती है जिसका नाम था वाडिया डायनेस्टी। दिस वाडिया डायनेस्टी एट दैट टाइम वाज रूलिंग मैसूर स्टेट। मैसूर राजा के ऊपर यहाँ पे लोग सत्ता के ऊपर अपना गढ़ बनाए रखे थे, और इनके राजा थे जिनका नाम था चीका कृष्ण राज, और फिर उसके बाद 2 राजा, एक थे नंजीराज और दूसरे थे देवराज। ओके, नाम मत याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, कभी अभी साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो कहीं कहीं ऐसे भी मैसूर अभी टीपू सुल्तान अभी थोड़ी सुर्खियों के अंदर है, तो आपके जज्बातों के साथ खेल देगा शायद 2016 के अंदर। ओके, सो ट्राई टू सी। टीपू सुल्तान के अंदर आ जाते हैं कि जब चीका कृष्ण राज के बाद जो दूसरे राजा बनते हैं नंजराज, ही वॉज द कमांडर इन चीफ, और उसके बाद उसको बना दिया था। तो टीपू सुल्तान जो नंजराज थे उसके अंदर एक आर्मी के ऑफिसर हुआ करते, और उसके बाद इन कोर्स ऑफ टाइम ही रोज टू पावर। एंड उसके बाद जो नंजराज की डेथ हो जाती है, नंजीराज या नंजराज की, उसके बाद वो अपनी पूरी की पूरी सत्ता अपनी कब्जे में ले लेते हैं और मैसूर राज्य को अच्छी तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। इनकी मेन लाक्षणिकता है कि ही न्यू दैट द यूरोपियन पावर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे वर वेरी मच एडवांस, एंड ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड ट्रेनिंग हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स। जैसे जैसे अंग्रेज अपनी सेना को ट्रेनिंग देते रहते थे, वो देखता था ना फ्रेंच लोग को, बोले अच्छे जा रहे, हमारे बेचारे वो तलवार और भाला लेके जा रहे थे, ये लोग बंदूक लेके जा रहे हैं, तो इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दिया जाए। तो ट्रेनिंग इस आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स थोड़ा बहुत इनको सिखाया गया, इनको उसको लगा कि इस तरह से डेवलप किया जाए। साथों साथ मॉडर्न आर्टिलरी की भी एक बेस बनाने की कोशिश करता है हैदर अली। तो एक बहुत ही फॉरवर्ड विजन के साथ साथ यहाँ पे हैदर अली मैसूर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करता है। एक हेरिडिटरी पोस्ट हुआ करती थी पॉलीगार्ड्स की, जैसे आपके जागीरदार हुआ करते हैं, पॉलीगार्ड्स और दी वॉरलॉर्ड्स। वहाँ पे चीफटेंस हुआ करते थे जिनके पास जमीन भी थी, जमीन के साथ इनके पास बहुत सारे अपनी एक स्टैंडिंग मिलिशिया और एक स्टैंडिंग फोर्स के तौर पे ये लोग एस्टेब्लिश थे। तो ये पॉलीगार्ड्स का भी खात्मा बुलाने की कोशिश करता है और अपने पावर को और कंसोलिडेट कर देता है हैदर अली। तो हैदर अली इस तरह की एक ऐसा इंसान था जो काफी मैसूर के लिए कुछ करना चाहता था और अपना बेस बना देता है। लेटर ऑन अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, by 1782 इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद इनका बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो जो पावर पे आता है। ओके, सो मैसूर यूज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट स्टेट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन साउदर्न इंडिया। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैसूर यूज्ड टू बी अ वेरी एडवांस स्टेट। और उनके ही एक दीवान थे सर एम विश्वेश्वरैया, जिनके नाम से आज हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं, एंड उनका भी बहुत बड़ा प्रदान है। मैसूर बहुत ही एडवांस स्टेट था। बड़ौदा एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जो बहुत एडवांस था। मैसूर वॉज ऑल्सो वन स्टेट। इवन कर्नाटका का ओरिजिनल नेम भी पहले मैसूर था, लेटर ऑन उसको कर्नाटक कर दिया। मैसूर के अंदर आता है, टीपू सुल्तान पावर पे आते हैं, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की उसके बाद, और वहां से ही फिर अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि अभी टीपू भाई साहब पावर थोड़ी बहुत चर्चा के अंदर है, तो कहीं यूपीएससी 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न ना पूछ दे। क्या क्या करते हैं मैसूर स्टेट के लिए? इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर, कॉइन्स, वेट्स एंड मेजर्स। बोले नए सिक्कों, नया अपना एक कैलेंडर अपने राज्य के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर देता है वेट्स एंड मेजर्स को। बोले यहाँ पे 1 किलो मतलब इतना ही, 2 किलो मतलब इतना ही। इस तरह से पूरी की पूरी एक राज्य की जो फ्रेमवर्क थी इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तीनों के तीनों विस्तार के अंदर अपने स्टेट के ऊपर थोड़ा बहुत सुधारा करने की, थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स करने की भी कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी जागीर के अंदर जो जमीन देनी थी, वो जागीर की जमीन देना बंद कर देता है। बोले आप खैरियत में कुछ नहीं जाएगा, वो किसके अंदर जाएगा? वो सब अभी राज्य के अंदर जाएगा। सो दी अबंडेंट द कस्टम्स ऑफ गिविंग दी जागीर लैंड्स। बोले जागीर की जो जमीन थी
उसको अबॉन्डन कर देता है। इसके लिए इसको इम्प्रोवाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। ऑल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ पॉलीगार्स, जो पॉलीगार नाम की जो सत्ताएं थी, जिसको इसके बाप था जो हैदर अली, ही ऑल्सो रिड्यूस दिस पीपल टू वेरी स्मॉल फोर्स। तो टीपू सुल्तान ये पॉलीगार की सत्ताओं को और कम कर देता है और इनको भी बोलता है कि तुम भी बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारा भी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अपनी आर्मी को भी थोड़ा यूरोपियन लाइन्स के ऊपर ट्रेन करने की कोशिश करेगा। ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री स्किल ट्रेनिंग। जैसे इनके पिताजी थे हैदर अली, तो यहाँ पे फ्रेंच की सबसे ज्यादा सहायता लेता है टीपू सुल्तान। ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, ही न्यू फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल। ही रोट ऑन साइंस, हिस्ट्री, रिलीजन, सबके ऊपर लिखता था। बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान हुआ करता था उस टाइम के अंदर। तो अपनी आर्मी को थोड़ा यूरोपियन सोल्जर्स को किस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए उसकी भी कोशिश करता है। साथों साथ यहाँ पे जो फ्रेंच रेजिमेंट थी 1790s के आसपास, तब यहाँ पे फ्रेंच को जैकोबिन क्लब बनाने की स्थापना उसके लिए मदद करें। इफ यू नो समथिंग अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जब फ्रांस के अंदर क्रांति होती है तो जो सेकेंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो आई उनको जैकोबिन्स बोला जाता है। तो जैकोबिन्स फिजियोक्रेट्स बोलते थे, जो बहुत सारे फिलोसफर्स और उनका ही क्लब था। तो यहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे उनके भी अंदर एक जैकोबिन क्लब बनाना था। तो वही जैकोबिन क्लब भारत में भी बना था और उसका भी सभ्य बनने की कोशिश करता है टीपू सुल्तान। ओके, तो सपोर्टेड द फ्रेंच इन बिकमिंग सेटिंग अप ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन नाम की जो क्लब थी उसमें भी फ्रेंच लोगों को बहुत सारी सहायता देता है। इसके साथ साथ सेरिंगपट्टनम, जो उसका मैसूर का कैपिटल था, वहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी, आपकी जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की जो थियरी है, जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग ने उसको इम्बाइब किया है, वो ट्री ऑफ लिबर्टी भी वहां पे सेरिंगपट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान वहां पे उसका पौधा रोपने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर जो कम्युनल और नॉन कम्युनल का बेसिस चल रहा था, उसको हिस्ट्री कुछ इस तरह से बताता है कि ही ग्रांट द फंड फॉर द रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेम्पल एंड इंस्टॉलेशन द इमेज ऑफ गॉडेस शारदा। तो टीपू सुल्तान का एक ये भी महत्व देखने को मिलेगा कि दो उसके ऊपर अभी आजकल थोड़ी बहुत कंफ्लिक्ट चलती रहती है, बट हिस्ट्री के अंदर ये बताया था कि ग्रांट ऑफ फंड फॉर द रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ इमेज ऑफ गॉडेस शारदा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टीपू सुल्तान? तो इसमें से ही करके वो 2-3 स्टेटमेंट का बना के आपको ट्रू फॉल्स करने के लिए थोड़ा बहुत जज्बाती कर देगा। तो एमसीक्यूज कहीं ना कहीं से आता रहेगा। अब यहाँ पे बात कर देते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। मैसूर के ऊपर अंग्रेजों ने किस तरह से अपने शासन की शुरुआत की। पहला थ्रू एंग्लो मैसूर वॉर। फिर से एज यूजुअल वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो बंगाल के अंदर हुआ कि पहले प्लासी किया, फिर ट्रीटी किया, फिर बक्सर किया, या फ्रेंच के साथ किया हो तो कर्नाटिक वॉर्स की, तो बोले इनके साथ भी लड़ाई तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो एंग्लो मैसूर वॉर टेक्स प्लेस। 4 लड़ाइयां होती है, चारों की चारों लड़ाइयां के अंदर आपको सेम वही ट्रेंड और सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा। पहली 1766-67 से लेके 1769 तक चलती है। दूसरी 1780 से लेके 1784 तक चलती है। तीसरी 1789 से लेके 1792 तक। एंड फाइनल वॉर टेक्स प्लेस इन 1799 एंड विद दिस द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एंड द मैसूर was defeated and the British conquered the whole Mysore province. Okay, so Anglo-Mysore War 4 लड़ाइयां है, चारों के अंदर हम लोग थोड़ा एक स्लाइड देखने की कोशिश करेंगे। अब मैसूर के साथ स्टोरी ऐसी चलती है। जब पहला मैसूर वॉर हुआ 1760 से लेके 1767 से लेके 1769 तक, तो यहाँ पे 2-3-4 फोर्सेस ऐसी थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी। टीपू सुल्तान का हमने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखा तो टीपू अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग कर रहा। टीपू के खुद के भी एक एम्बिशन, हैदर अली के भी खुद के एम्बिशंस प्लान थे, उसको भी एक्सपांड करना था। एक राजा था तो क्या करेगा? द किंग हैड ओनली वन ऑब्जेक्टिव, वो था इंपीरियलिस्टिक एक्सपांशन। बोले मेरा जितना साम्राज्य का विस्तार हो सके उतना मैं करता रहूंगा। तो जब ये साम्राज्य का विस्तार करेगा तो उसके बाजू वाले राजा को पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी। यू विल सी दैट द ब्रिटिशर्स डिडंट लाइक टीपू। बोले यार ये बहुत सारा हम लोग का साम्राज्य का विस्तार कर रहा है तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं तराप ना मार दे। दूसरे एक और फोर्सेस थे मराठास, दे ऑल्सो डिडंट लाइक टीपू। हमने देखा कि मराठास के साथ भी ये बाउंड्री शेयर कर रहा था। तीसरा इसका बाजू वाला एक नेबर था, वो था निजाम। दिस इज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, बट ये निजाम की फैमिली असफजा टू हुआ करते थे उस टाइम के। तो असफजा टू वाज द पैरेलल किंग हु वाज रूलिंग नेक्स्ट टू मैसूर स्टेट। बोले यार ये आज नहीं तो कल टीपू हमारे ऊपर गिरेगा, हैदर अली मेरे ऊपर गिरेगा। तो ये तीनों के तीनों बोलते थे कि यार दुश्मन, मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन क्यों ना मिल जाए, हम लोग दोस्त।
तो अंग्रेज इन दोनों को बोलता था कि हम लोग को साथ में हो जाना चाहिए और इसको कैसे भी करके हराना। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, पर इसको हराओ यार, कुछ भी करो। ये नाक में दम करके रख दिए। सो यू सी द निजाम ऑफ हैदराबाद इज समवेयर बेस्ड ओवर हियर, द मराठास एंड द इंग्लिश आर समवेयर ओवर हियर एंड द मैसूर स्टेट इज ओवर हियर। तो यहाँ पे पेशवा की टेरिटरी है, यहाँ निजाम की टेरिटरीज है, यहाँ पे इंग्लिश की टेरिटरीज भी लगती रहती। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैसूर नाम का राज्य जो एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे उसके आजू बाजू वाले जो बगल वाले राजा होंगे उनको ये पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। और इसी का ही कारण था कि अंग्रेजों ने इन दोनों को इकट्ठा करा दिया। बोले बाजीराव बल्लाल को दोनों को इकट्ठा कर देंगे हम लोग। एंड द निजाम एंड द बल्लाल एंड द ब्रिटिशर्स केम टुगेदर, बोले मैसूर के ऊपर युद्ध कर दो। और इसके बैकड्रॉप के अंदर ही फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टेक्स प्लेस। द निजाम डिडंट लाइक मैसूर, सो सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वेंचर। उसको पता था कि आज नहीं तो कल मेरे ऊपर तलवार गिरेगी, मेरा कोई एरिया लेके चला जाएगा हैदर अली और उसके जितने भी और शासक आएंगे, इससे अच्छा अंग्रेजों को सपोर्ट करो। अंग्रेज लेके आए हैं, अंग्रेजों की यही तो चाल थी ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बोले निजाम और मैसूर की नहीं बनती तो मैं निजाम के साथ पटा लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। उसके साथ उनको पटा लिया तो बोले चलो कोई बात नहीं, निजाम को भी डर दिखाया, बोले तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। सो दिस वाज द थिंग। बाजीराव चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ओके, यू सी कि ये तो पहले से ऐसे स्मार्ट थे। दे फेल्ट थ्रेटन बाय द मैसूर। बोले मैसूर यार, एक तो ये एक्सपांशन कर रहे हो, निजाम तो उस टाइम पे स्टेबल था, बट मराठास और आपने देखा ना बाजीराव के अंदर वो चालू था, इधर युद्ध उधर युद्ध। तो यू विल सी कि इनका एक्सपांशन चालू था, इनको नीचे आना था, नीचे वाला ऊपर आ रहा था। तो बोल रहा है एक बेस बना दिया किसी ने, और अंग्रेजों के लिए तो कारण यही था कि इनकी हिम्मत खुल गई। और प्लासी हो गया, बोले एक्का मार दिया, गोंडीवाश हो गया, बोले चौका मार दिया, बक्सर बोले छक्का मार दिया, बोले डायरेक्ट 6। दे वर रेडी फॉर वॉर। ये तीनों के तीनों युद्ध के अंदर ये लोग जीत चुके। एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव आपको इंपीरियल एक्सपेंशन का मिलता है जब पहली एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है, और ये तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके ही कारण इनके लिए रोड एक क्लियर था, वो था टेरिटोरियल एक्सपांशन का। सो द नेक्स्ट रोड वाज क्लियर फॉर देम फॉर टेरिटोरियल एक्सपांशन। और इसी के ही चक्कर में अंग्रेज इनका हेल्प करेंगे। अब देखिए कितने शाणे हैं, पहले इनका हेल्प लेते फिर इनको ही दबा दे, तो तुम भी निकलो यहाँ। निजाम बॉस मेड अ सब्सिडरी है, बोले चल निकल कट ले यहाँ से। मराठास के साथ, मराठास एक झटके में तो हाथ में नहीं आते। हम लोग मराठास देखते हैं इसकी बात वाली स्लाइड्स के अंदर, तो मराठास के साथ भी 2-3 बार युद्ध करना पड़ा। 3 एंग्लो मराठा वॉर टू। ओके, 1817-18 तक आते आते उनको काबू में लिया। ओके, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है एंग्लो मैसूर वॉरफेयर की, जहां पे 4 युद्ध होता है। पहले युद्ध के अंदर 1766 से लेकर 1769 तक हुआ। इन दिस फर्स्ट ईयर जब 3 लोग यहाँ पे निजाम मैसूर के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो आउटकम क्या रहा होगा? एज यूजुअल मैसूर स्टेट वुड हैव लॉस्ट। बट कहानी ये है कि इसका पूरा का पूरा हैदर अली जीत जाता। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये पूरी की पूरी स्टोरी आगे चलती है। और इसके कारण ही इसके बाद मद्रास के पास एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास, विच वॉज डिक्टेटेड बाय हैदर अली, क्योंकि हैदर अली वॉन दिस वॉर। तो अगर कहीं से 4 स्टेटमेंट वाला या 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया कि द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज वॉन बाय हैदर अली, तो वो करेक्ट होगा स्टेटमेंट। एंड द ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड पोस्ट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। पहली एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मद्रास के अंदर संधि की गई थी। इसके बाद एज यूजुअल अंग्रेजों ने बोला कि भाई बाप गलती हो गई, और फिर से अपनी रेनफोर्समेंट करना शुरू कर दी। अगर आदमी ऐसा होता है कि एक बार गलती करता है, पर ये बार बार गलती करता है, फिर बोलता है सॉरी, फिर गलती बोलता है सॉरी, ये ट्रीटी करता रहता है। यू सी, इतना पेशेंस और इतना ग्रेजुअल कंक्वेस्ट कोई भी कंट्री के ऊपर नहीं होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते, यूपीएससी के अंदर भी यही होता है, पेशेंस नहीं रख पाओगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। सो द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर फिर से हुआ ऐसा कि जब पहली 1769 के अंदर खत्म होती है, तो सॉरी करके ट्रीटी कर दे। फिर 10 साल तक शांत बैठ जाएगा, और 1780 के अंदर फिर से मैसूर को बोलेगा कि आज आर पार की लड़ाई कर देते इस बार। अगेन द ब्रिटिश इस बार फ्रेंच को थोड़ा प्रोवोक करने के लिए माहे नाम का जो एक पोर्ट था, जिसके अंदर किसका कंट्रोल हुआ करता था? फ्रेंच का। और फ्रेंच के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे थोड़े बहुत। तो 1780s के आसपास यहाँ माहे, और दिस इज द मैसूर स्टेट, यहाँ पे मैसूर स्टेट हुआ करता। तो वहां पे ये माहे से उनकी पूरी की पूरी सप्लाई रूट आती थी, हैदर अली की, टीपू सुल्तान की, और उनकी जितनी भी आर्मी थी उसकी। तो अंग्रेज क्या करते? उल्टा कान पकड़ते और माहे को सीज कर देते। तो इनकी डिपेंडेंसी जो फोर्ट के ऊपर थी
वो पोर्ट का रास्ता बंद हो गया, इनका ट्रेडिंग बंद हो गया, इनका वेपन्स बंद हो गया। इसके कारण द मैक्सिमम सप्लाई यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस पोर्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग द वॉर टुक प्लेस। बोलते इस बार तो आर पार की लड़ाई कर ही दूंगे, तो हैदर अली भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अंग्रेजों को जो चाहिए था वही हो। लड़ाई के बाद थोड़े दिनों के अंदर ही, ठीक है, इन बिटवीन दिस टाइम ओनली हैदर अली डाइज, और मैसूर नाम का जो स्टेट था जहां पे एक अच्छा खासा होल्ड बना के रखा था हैदर अली ने, उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड लेटर ऑन इसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देखो दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट। 1784 में युद्ध खत्म कर दिया, बोले ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, चलो हमसे नहीं हो पाई। उनको जैसे ही पता चला कि हमारा असला बारूद खराब हो रहा है, हमारे लोग थक गए हैं और लंदन से आने वाले हैं, बोले सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो भूल हो गई। फिर 4-5 साल शांति से बैठ जाएंगे, फिर इकट्ठे करेंगे लोगों को, फिर बोलेंगे चल आजा दो, ठीक है। यहाँ फिर से दो हाथ करते हैं 5 साल के बाद 1789 से लेके 1792 के बीच में, जहां थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। टीपू सुल्तान उस टाइम के अंदर सत्ता के ऊपर होता है, बट बाय दिस टाइम यू विल सी दैट द मैसूर स्टेट हैड बीन वीकन्ड। आपको ये है ना, हथौड़ा लेके आप 3-4 बार मारोगे, 5वीं बार तो टूटता ही है, तो आपने 2-3 बड़े बड़े घाव कर दिए हैं मैसूर के ऊपर। सो यू विल सी कि मैसूर थोड़ा बहुत वीक हो चुका था। टीपू सुल्तान सत्ता के ऊपर आता है, बट ज्यादा कुछ चलता नहीं है। द ब्रिटिशर्स बिकेम विक्टोरियस। ऑलरेडी मैसूर स्टेट का जो फाउंडेशन था वो टूट चुका था, वो हिल चुका था, और इसी के कारण जब तीसरा युद्ध हुआ तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और मैसूर स्टेट को अच्छी तरह से वीक कर दिया जाता है। फिर से यहाँ पे ट्रीटी करते हैं जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ द मैसूर, वो वहां पे फिर से ट्रीटी करते हैं। अभी आप देखिएगा कि ये ट्रीटी का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। ट्रीटी का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जहां जहां जो लूजिंग फोर्सेस हो गए ना, जनरली उसके कैपिटल के अंदर हम लोग ट्रीटी कराने की कोशिश करते थे पहले के टाइम में। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि यहाँ पे जाके खदेड़ के वहां पे बोला ट्रीटी करो, ओके। तो अपनी अपनी डोमिनेंस कराने के लिए एस्टेब्लिश करते हैं। नाउ यू सी कि यहाँ पे ये जो पूरा ये जो आपका डॉटेड वाला पोर्शन है, दिस यूज्ड टू बी द अर्स्टवाइल मैसूर टेरिटरी। तो धीरे 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 2-3 युद्ध हुए, तो उसके बाद यहाँ पे टेरिटरी खत्म हुई, यहाँ पे उनकी टेरिटरी को खत्म किया गया, यहाँ से थोड़ा हाईजेक किया, यहाँ से थोड़ा दबाया गया। सो मैसूर स्टेट का जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड था वो कम हो गया। जब आपके स्टेट का ज्योग्राफिकल स्प्रेड कम होगा तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यूज कम हो गए, आपके आदमी आने कम हो जाएंगे, आपके ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट होगा, और इसके कारण आपकी आर्मी के ऊपर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप आर्मी को खिलाओगे क्या? पैसा ही नहीं है। तो सो यू विल सी कि मैसूर को वीक किया जा रहा था धीरे 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 धीरे, और इसी का ही सहारा लिया गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, जहां श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। वहां मैसूर स्टेट के बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर दिया जाता है निजाम और अंग्रेजों के द्वारा। इन कोर्स ऑफ टाइम फिर से आपकी चौथी लड़ाई होती है, 1799 में होती है। आई चेंज दिस, मैसूर हैड बीन वीकन्ड अप बाय दिस टाइम, और यहाँ पे एक टाइम पे एक गवर्नर जनरल आता है जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली टीपू को बोलते हैं कि एक काम कर बॉस, हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी कर दे, सहायक संधि। आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक, सब्सिडरी अलायंस इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। सहायक संधि कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सब्सिडरी अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट टीपू के लिए एक फेमस डायलॉग था, बोले रेदर देन लिविंग योर होल लाइफ एज अ शिप यू शुड लिव वन डे एज अ लॉयन। बोले एक दिन शेर की तरह रहना अच्छा है, इससे अच्छा तुम बकरी की तरह पूरी जिंदगी जीते। टीपू ने बोला आर पार की लड़ाई कर देंगे, तुम क्या उखाड़ लोगे, मार ही जाऊंगा ना मैं। कोई बात नहीं, मैसूर वॉज अटैक फ्रॉम 2 साइड्स ऑन द निजाम, द अटैक द मैसूर स्टेट फ्रॉम द ईस्ट, और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने साउथ वेस्ट से अटैक कर दिया, और टीपू सेरिंगपट्टनम के अंदर मारा जाता है, एंड मैसूर वॉज मेड द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जैसे ही 1799 के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि मैसूर सबसे पहले शुरुआत की बंगाल से, बंगाल के बाद आए नीचे, अब चलो मैसूर तुम्हारी बारी है। 4 युद्ध करने पड़े, 3-3, 4-4 संधियां की, तब जाके अकल ठिकाने आई थी, तब जाके पता चला कि यहाँ पे हम लोगों को इतना स्लोली और इतना पेशेंस के साथ काम किया है इन्होंने कि बात मत पूछो। टीपू dies at Seringpatnam and Mysore was made part of British India, and again a puppet king was installed from the Wadia dynasty and he was installed at the seat. Okay, तो वहां पे जो वाडिया डायनेस्टी, जो टीका कृष्ण राज और नंजी राज की जो पूरी की पूरी सत्ता हुआ करती थी, उनमें से किसी को मैसूर के अंदर फिर से बिठा दिया गया। मैसूर के अंदर आज भी वाडिया डायनेस्टी के वंशज, उनके एक राजा थे वो गुजर गए, फिर अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले
उन्होंने किसी को फिर वही दत्तक लिया, उसको किसी उनके कोई रिश्तेदार को जाते जाते, और फिर उसके बाद गोद लेने के बाद अभी वो बंदा राजा बन गया है उसका। तो डेमोक्रेसी आ गई है, बट उनका भी कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था, राज्याभिषेक। एंड मैसूर की दशहरा बहुत फेमस है, मौका मिले तो आप जाइएगा वहां पर। ओके, सो मैसूर यू विल सी दैट इट वाज डेडिकेटेड टू वेरी स्मॉल प्रोविंस, जो एक टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा साउथ इंडिया के अंदर राज्य हुआ करता था। तो 3-4 लड़ाइयां की और चौथी लड़ाई के बाद मैसूर का भी खात्मा बुला दिया गया। ओके, सो ये चीज आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट थे इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स के अंदर हमने अभी तक बंगाल को देखा, वहां पे ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा था मैसूर, वहां पे भी और आ गया अब तो ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे भी आपका नो एंट्री के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत ही बड़े फोर्सेस एस्टेब्लिश थे, वो थे